नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सब जानते हैं कि आज 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में वोटिंग हो रही है। अपने आप में अगर लोकतंत्र के पर्व के हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा पर्व आज मना रहा है जम्मू कश्मीर। और लेकिन यूटी बन चुका है जम्मू कश्मीर, यानी यूनियन टेरिटरी और केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब एक डायरेक्टिव दिया कि 30 सितंबर तक आप चुनाव करवाइए केंद्र सरकार को, तो उसके बाद चुनाव आयोग ने फाइनल चुनाव जो है, आखिरी फेज का चुनाव, वो 1 अक्टूबर को करवा रहा है चुनाव आयोग। और 8 अक्टूबर को इसकी काउंटिंग होगी। 3 चरणों में मतदान की प्रक्रिया चल रही है और पहला चरण आज से शुरुआत हो रही है इसकी। 18 तारीख आज, 18 सितंबर, और उसके बाद 25 सितंबर को दूसरे फेज और 1 अक्टूबर को तीसरे फेज की पोलिंग होगी। पहले फेज में 24 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और मतदान की प्रक्रिया में लोग जबरदस्त भीड़ दिखाई दे रही है। आप तस्वीरें देख रहे हैं अलग अलग जगहों की। आपको बता दूं कि जो 14 विधानसभा सीटों पे आज सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है, ये शाम को 6 बजे तक वोटिंग होगी। पहाड़ी एरिया है और धीरे धीरे अब ठंड की चपेट में आएगा और 8 अक्टूबर को जब थोड़ी ठंड और बढ़ेगी तब वहां रिजल्ट क्या गर्माहट वाला होगा या कुछ और होगा वो देखा जाएगा। लेकिन अभी जो है मौसम खुशनुमा जरूर है और भीड़ कतारें आप देख रहे हैं। और 24 विधानसभा की जो जम्मू और कश्मीर, तो जम्मू की 8 सीटें और कश्मीर की 16 सीटें, इन 8 और 16 इन दो यानी 24 सीटों पर मतदान। और इस मतदान में आप देख लीजिए, अनंतनाग में रामबन, डोडा, फिर कुलगाम। डोडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे और यहां से उन्होंने जम्मू कश्मीर के चुनाव की शुरुआत की थी, चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी कह सकते हैं। कुलगाम, किश्तवाड़, शोपिया, पुलवामा आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जगह है और खासकर 2019 की घटना के बाद से पुलवामा को लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इन तमाम मसलों पे और इस चर्चा में हमारे साथी समीर जी जुड़े हुए हैं। समीर आत्मज मिश्रा आप सब जानते हैं अच्छी तरह से। समीर जी को स्क्रीन पर ले आएंगे और अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं, जो विजुअल्स आ रहे हैं, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको ये भी बता दूं कि आज के इस जो वोटिंग हो रही है, पोलिंग हो रही है, इसमें जो प्रमुख चेहरे हैं, समीर जी आपका स्वागत है। प्रमुख चेहरे जो हैं उसमें पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती हैं समीर जी, और ये श्री गुफवारा बिजबेहरा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। इनके बाद कांग्रेस एआईसीसी महासचिव और पूर्व मंत्री हैं गुलाम अहमद मीर, वो दूरू सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। माकपा से 4 बार के विधायक हैं एमवाई तारिगामी, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। एमवाई तारिगामी चूंकि 4 बार के विधायक रह चुके हैं और काफ़ी कद्दावर नेता हैं, वो कुलगाम से चुनाव लड़ रहे हैं। इनके अलावा कांग्रेस के ही पूर्व मंत्री पीरजादा सईद हैं जो अनंतनाग से चुनाव लड़ते हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सकीना ईटू जो हैं वो डीएचपुरा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। कुछ प्रमुख चेहरे जिसका जिक्र करना यहां जरूरी था, ये आप तक रख रहे हैं हम। लेकिन इनके अलावा समीर जी, आप तक खबर अभी तक आ गई होगी कि 9 बजे तक कितनी पोलिंग हुई है। अगर जानकारी है तो जरूर बताइए कि 9 बजे तक पोलिंग कितनी हुई है और उसमें और भी आगे समझते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर क्यों महत्वपूर्ण है ये जानना जरूरी है। जम्मू कश्मीर में आज चुनाव, 10 साल बाद चुनाव, और इन चुनावों से देश की सियासत पर क्या असर पड़ेगा ये जानने समझने के लिए सुबह सुबह आप सबके बीच हम मौजूद हैं इस ब्रेकिंग न्यूज को लेकर। विधानसभा चुनाव 2 राज्यों में हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में। हरियाणा में चुनाव होना है। हरियाणा में जो चुनाव हो रहे हैं, वो जो पोलिंग है वो है 5 तारीख को। पहले 1 तारीख को होना था लेकिन 5 को है। और उसी वक्त रामनवमी का त्यौहार भी होगा और नवरात्रि कह सकते हैं, रामनवमी तो आखिरी दिन कहते हैं, लेकिन नवरात्रि का त्यौहार होगा। और इधर जम्मू कश्मीर में जो चल रहा है, स्क्रीन पे भी आ चुका है, क्या कुछ है, कितने % पोलिंग हुई है? जी धन्यवाद राजीव जी। और अभी कुल पोलिंग 9 बजे तक की, जहां जितनी सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं, 28 सीटों पर और 24 सीटों पर, उनमें अभी तक की 11.11% पोलिंग हुई है। और अगर हम अलग अलग सीटों पर देखें तो अनंतनाग में 10.3%, रामबन में 11.9%, डोडा में 12.9%, कुलगाम में 10.8%,
किश्तवाड़ में सबसे ज़्यादा 14.8% की पोलिंग हुई है। इसके अलावा शोपियां 11.4% और पुलवामा में 9.2%। तो ये अलग अलग सीटों के कुछ आंकड़े हैं और कुल मिलाकर 9 बजे तक जो मतदान हुआ है वो 11.11% हुआ है। ये राजीव जी बढ़िया कहा जा सकता है। और जैसा अभी हम लोग स्क्रीन पे देख भी रहे थे कि लाइनें लगी हुई हैं, यानी मतदान को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह दिखाई पड़ रहा है। और हो भी क्यों ना, हालांकि लोकसभा चुनाव में मतदान हुए थे और तब भी अच्छा प्रतिशत रहा था जम्मू कश्मीर का, और लेकिन 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। और जैसा आपने बताया अभी कि यूनियन टेरिटरी अब बन गया है। आमतौर पर देश में बहुत से जितने जो यूनियन टेरिटरीज थी वो फिर पूर्ण राज्य का दर्जा उन्हें मिला, पूर्ण राज्य बने। लेकिन जम्मू कश्मीर ये पूर्ण राज्य होने के बाद ये यूनियन टेरिटरी बना है। तो धारा 370 के खात्मे के बाद 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई, उसमें एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा है और वहाँ अब ये चुनाव हो रहे हैं 10 साल के बाद। 2014 में इससे पहले चुनाव हुए थे और तब पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर वहाँ सरकार बनाई थी। पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी, ये भी एक राजनीति में आश्चर्यजनक प्रयोग था क्योंकि दोनों एक दूसरे की बिल्कुल उलट विचारधारा की पार्टियां थी, लेकिन सरकार बनाई और 4 साल तक सरकार चली भी। लेकिन उसके बाद सरकार दोनों में खटपट हुई और भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की जो गठबंधन सरकार थी वो गिर गई। फिर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और फिर 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दूसरी बार एनडीए सरकार बनी तो उसने धारा 370 के जो तमाम प्रोविजंस थे उनको ख़त्म करके और जम्मू कश्मीर का जो पूर्ण राज्य का दर्जा था उसको ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद फिर ये अभी आपने बताया ही कि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश था कि 30 सितंबर से पहले अब चुनाव करा लिए जाए। चुनाव की मांग वहाँ पिछले जब से यूनियन टेरिटरी बनी है वहाँ की विधानसभा के लिए चुनाव की मांग तभी से हो रही है, लेकिन सरकार टालती गई और चुनाव आयोग को लग रहा था कि स्थितियाँ अनुकूल नहीं है। पर अब जब 30 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था तो फिर ये चुनाव की घोषणा हुई। हालांकि 30 सितंबर तक तब भी पूरी नहीं हो रही है चुनाव की प्रक्रिया। बिल्कुल 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 219 मतदाता हैं, 219 उम्मीदवार हैं। मतदाता तो लगभग 13 लाख हैं और 13 करोड़ है मतदाता। लेकिन ओवरऑल की बात कर रहा था, 24 सीटों पर 219 उम्मीदवार हैं जो मैदान में हैं। और यहाँ ये भी मतदाता कितने हैं वो भी देखता हूँ, ज़रा वो भी बताता हूँ। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 90 इसमें निर्दलीय हैं। जो उम्मीदवार हैं 219 में 90 उम्मीदवार निर्दलीय हैं। 23 लाख मतदाता हैं इस फेज में, 23 लाख मतदाता हैं, 23,27,000 मतदाता हैं। और कश्मीर के 4 और जम्मू के 16 ज़िलों में ये जो चुनाव है वो हो रहा है। और 2019 में, जैसा हमारे साथी समीर जी कह रहे थे कि 2019 में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद उसके कुछ हिस्से को हटाए जाने, पूरा का पूरा हिस्सा हटाया नहीं गया है। वो आर्टिकल 370 अभी भी मौजूद है संविधान में। ये धारा या आर्टिकल, अनुच्छेद कहें, धारा तो कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन जो अनुच्छेद है वो 370 हटाने के बाद से अब पहली बार चुनाव। और इससे पहले आप देखिए समीर जी कि पीडीपी के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई थी 2014 में। पीडीपी के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई और अब उसी पीडीपी को कोसते हैं नरेंद्र मोदी और कहते हैं कि 3 खानदानों ने, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, इन तीनों ने मिलकर जम्मू कश्मीर को लूटा है, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ाया है। ये सारे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि अगर ये ऐसा ही था तो आप उनके साथ सरकार में क्यों थे, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। और महबूबा मुफ्ती हालांकि इस बार अकेले लड़ रही हैं, लेकिन वो भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है केंद्र के हिसाब से देखा जाए तो। और मजेदार है कि लगभग 25 सीटों पर समाजवादी पार्टी भी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रही है। इंडिया गठबंधन का हिस्सा है लेकिन अलग अलग लड़ रही है। तो आप जब लोकल चुनाव के लिए जाते हैं तो लोकल चुनाव में आपकी गतिविधियां कुछ और होती हैं,
फाइटिंग स्किल्स आपके हिसाब से, आपकी पार्टी के हिसाब से देखे जाते हैं और उस हिसाब से आप कहीं गठबंधन करते हैं, कहीं नहीं करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर का चुनाव क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको जानना जरूरी है, इसलिए भी क्योंकि जम्मू कश्मीर 3 हिस्सों में 3 पार्ट उसमें था। एक लद्दाख भी था, लद्दाख को हटा दिया गया, यानी अलग टेरिटरी उसको बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी, और इधर जम्मू और कश्मीर को मिलाकर एक यूटी बनाया गया। और उस यूटी में अब विधानसभा के लिए कि विधानसभा हम चुनाव कराएंगे, विधानसभा चुनाव करवाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। और 18 तारीख आज पहला फेज, और पहले फेज में सुबह 9 बजे तक, जैसा समीर जी बता रहे थे, 11.11% की पोलिंग हुई है, यानी कह लें कि 11% की पोलिंग हुई है। और ये लंबी कतारें अलग अलग जगहों पे देखी जा रही हैं, खासकर अनंतनाग में, पुलवामा में, शोपियां में, कुलगाम में, इन सब जगहों पे ज्यादा। और ये सब एरिया देखिए समीर जी, ज्यादातर हमने देखा है कि आतंकवाद प्रभावित एरिया रहा है ये, और ऐसे एरिया से लोग निकल के आ रहे हैं। उम्मीद हम लोग यही करें कि जो लोकसभा चुनाव के समय जितनी भीड़, जितने लोग निकल के आए थे, वो उतनी ही भीड़, मतलब 35 साल पुरानी जो कहानी है, यानी वहां जो पहले लोग निकल के आते थे, जम्मू कश्मीर एक खुशहाल राज्य होता था, वैसे ही खुशहाली की तरफ बढ़े जम्मू कश्मीर, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए वहां के लोगों को कहीं ना कहीं अपने उस पे दमखम से आगे बढ़ना होगा, निकलना होगा, वो ये दिखाई भी दे रहा है। बहुत जल्दी हमारी टीम जम्मू कश्मीर में रहेगी और वहां से आप तक हम वहां की जो चुनावी गतिविधियां हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आज जो कुछ चल रहा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। समीर जी इस पे क्या कहेंगे? देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट आ गया है, क्या है ट्वीट समीर जी? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर के लोग अपने अधिकारों की रक्षा करने और सच्चे विकास और पूर्ण राज्य के नए युग की शुरुआत करने के लिए उत्सुक हैं। जैसे ही 24 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण का मतदान शुरू हो रहा है, हम सभी से अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने और बड़ी संख्या में मतदान करने का आग्रह करते हैं। और ये दिखा भी रहा है राजीव जी, बिल्कुल जो हम लोग देख रहे हैं कतारें वहाँ पर, और उत्साह अभी सुबह के 9 बजे का आया है डेटा, 10 बजने वाले हैं। और उस हिसाब से आगे मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्वीट का अगला हिस्सा है कि प्रत्येक वोट भविष्य को आकार देने और शांति, स्थिरता, न्याय, प्रगति और आर्थिक सशक्तिकरण का युग लाने की शक्ति रखता है। हम सभी से, खासकर पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से अपील करते हैं कि वे इस महत्वपूर्ण चुनाव में भाग लें और बदलाव के उत्प्रेरक बने। पहली बार किसी राज्य को अपग्रेड करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जब आप वोट डालें तो याद रखें कि इस उपहास के लिए कौन जिम्मेदार है। आइए हम एकजुट हों और जम्मू कश्मीर के लिए एक उज्जवल भविष्य को आकार दें, जहां सभी नागरिकों की आवाज़ सुनी जाए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी वही वो बात कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राज्य को उसका पूर्ण दर्जा जो है, पूर्ण राज्य का दर्जा, उसको ख़त्म करके उसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया, यानी केंद्र शासित राज्य बनाया गया। उसे पूर्ण राज्य बनाने की मांग भी हो रही है लगातार, और ये वहाँ के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है। और इसमें अभी आपने जो राजीव जी एक बात कही कि पीडीपी को भारतीय जनता पार्टी कोस रही है, और जबकि सरकार बना चुकी, लेकिन सरकार जब बनाई थी 2014 में तो उसके पहले भी कोसा ही करती थी। इसीलिए लोगों को बड़ी हैरानी हुई, और वो एक बहुत कह लीजिए कि आश्चर्यजनक गठबंधन था कि पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने मिलकर सरकार बनाई। यद्यपि फिर इसीलिए चली भी नहीं वो सरकार, 4 साल तक चली, करीब 4 साल, और उसके बाद वो गिर गई। फिर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, और जो अगर वहाँ पर फिर से ये स्थिति आती है कि हंग असेंबली बनती है, यानी किसी पार्टी को अगर बहुमत नहीं मिलता है, तब भी क्या समीकरण बनेंगे नहीं बनेंगे ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी की स्थिति में ये है कि पीडीपी भी केंद्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का वहाँ गठबंधन है, जिसमें सीपीएम भी शामिल है, यानी वामपंथी पार्टियां भी शामिल हैं। तो अब इन 24 सीटों पर आज पहले चरण में मतदान हो रहे हैं, 3 चरणों में मतदान होने हैं, और 2 चरणों में अगले 2 उसमें होंगे। आज की जो 24 सीटें हैं, इनमें जम्मू के कुछ ज़िले शामिल हैं और कश्मीर के कुछ ज़िले शामिल हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, कश्मीर के 4 और जम्मू के 16 ज़िले शामिल हैं, और 8 विधानसभा पर टोटल अगर कहें तो
कश्मीर के 4 और जम्मू के 16 जिलों की 24 सीटों पे 8 विधानसभा पर वोटिंग हो रही है। इधर जम्मू में 24 सीटों पर वोटिंग हो रही है और 219 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। 370 निरस्त होने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है, आप सब जान रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ 219 उम्मीदवार हैं और 23,27,000 मतदाता हैं। 219 उम्मीदवार और 23,27,000 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। कितने प्रतिशत निकल के बाहर आते हैं ये देखना होगा। लेकिन कतारें यानी लाइन जो है वो लंबी लंबी लगी हुई हैं, कतारों में लोग हैं, खड़े हैं सुबह से। और एक खुशनुमा मौसम है और जम्मू कश्मीर में इससे बेहतर मौसम और क्या हो सकता है चुनाव करवाने के लिए। और ये मौसम ऐसा जब बरसात कम होती है कश्मीर में और धीरे धीरे कश्मीर ठंड की आगोश में बढ़ता है और आगे आने वाले समय में बर्फबारी भी होती है। ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से चुनाव जो है, चुनाव आयोग की बात भी करना ज़रूरी है। लगातार हम लोग देख रहे थे कि चुनाव आयोग इसको टाल रहा था। चुनाव आयोग चाहता, समीर जी चाहता तो वो लोकसभा चुनाव के समय ही चुनाव करवा देता, लेकिन लोकसभा चुनाव के समय चुनाव न करवाकर, जबकि वो बहुत ही शानदार मौसम था, मौका अच्छा था, उस समय चुनाव करवाया जा सकता था, उस समय चुनाव न करवाकर अभी चुनाव करवाना क्या माना जाए? या ये माना जा सकता है कि शायद चुनाव के लिए सरकार तैयार नहीं थी। ये माना जाए कि जो सत्तारूढ़ दल यहाँ केंद्र में है बीजेपी, उसके लिए मुफीद जो होना चाहिए कि हाँ हमको इसमें कुछ फायदा मिल सकता है, लाभ मिल सकता है, वो नहीं था। क्या कुछ देख रहे हैं इसमें? जी, कई तरह के सवाल उठे और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सबसे मौसम के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बढ़िया मौसम था जब लोकसभा के चुनाव हुए। और ये उम्मीद थी, माना जा रहा था कि उसके साथ ही जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, लेकिन नहीं हुए। और उसका चूंकि स्थितियां अनुकूल नहीं थी, यही बताया गया चुनाव आयोग की ओर से। बार बार मांग हो रही थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का ये सख्त आदेश रहा कि 30 सितंबर से पहले होने चाहिए, तब उसको करवाना मजबूरी थी, या तो फिर उसको बताना पड़ता कि सुरक्षा की क्या दिक्कतें हैं, क्यों नहीं वहाँ पर चुनाव हो सकते हैं। तो अब ऐसी स्थितियाँ थी नहीं। लेकिन एक बात ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी यानी सत्तारूढ़ पार्टी के अनुकूल स्थितियां वहां हैं नहीं हैं, ये एक बड़ा सवाल रहा है राजनीतिक विश्लेषकों के बीच में, जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में भी। और जो विपक्षी दल है वो भी बार बार ये सवाल उठाते रहे हैं। उसका कुछ उदाहरण भी दिखाई पड़ा जब लोकसभा चुनाव में भी श्रीनगर संभाग की जो 3 सीटें हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। यहाँ तक कि अभी जम्मू कश्मीर में भी जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, पहले चरण का मतदान आज शुरू हो गया है, वहाँ भी जो कश्मीर का इलाका है, यहाँ की 47 सीटों में मुझे लगता है कि ज़्यादातर पर उम्मीदवार नहीं उतारे। केवल 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उम्मीदवार उतारे हैं। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि स्थितियाँ भारतीय जनता पार्टी अपने अनुकूल नहीं पा रही है। और चूंकि केंद्र में सरकार है तो निश्चित तौर पर बहुत सारे इनपुट्स जो होते हैं उन्हीं इनपुट्स के आधार पर चुनाव आयोग भी तारीखों को तय करता है। तो ये संभव है कि शायद उसके पीछे ये कारण रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी का या सत्तारूढ़ पार्टी का या सरकार का संकेत न रहा हो कि अभी वहां पर जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव उस समय क्यों नहीं करवाए गए, इस पर भी थोड़ा विचार विमर्श हम लोग कर रहे थे। लेकिन साथ साथ ये जानने की जरूरत जरूर है कि जम्मू कश्मीर में आज जब चुनाव हो रहे हैं तो वहां के लोग क्या सोचते हैं, और वहां के लोग जो सोच रहे हैं वो आप कतारों से देख सकते हैं, लाइन से देख सकते हैं। और ये तस्वीरें जो आ रही हैं ये बहुत कुछ बयां करती हैं। जम्मू कश्मीर के लोग भी क्योंकि कश्मीर में आप जानते हैं कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत, इन 3 शब्दों का इस्तेमाल बहुत किया जाता है और ये तीनों चीजें वहां दिखाई देती हैं। ये डोडा की तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, भाषण दिया था उन्होंने, और वहां से कांग्रेस पर सीधा हमला बोला था, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला बोला था, पीडीपी पर हमला बोला था। और इन तीनों को लेकर, तीनों खानदानों को लेकर उन्होंने जो बातें कही थी वो सब आपने सुनी। लेकिन यहां से नरेंद्र मोदी ने वो बातें भी दोहराई जो बातें राहुल गांधी अपने अंदाज में, अपने हिसाब से कहते हैं। राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलिए, लेकिन नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि इस ढंग
से आप भारत माता की जय बोलिए कि नफरत के हर पिलर जो हैं वो गिर जाएं। तो नफरत के पिलर गिर जाएं, बहुत अच्छी बात है, गिर जाएं, लेकिन नफरत, आरक्षण और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप उसी समय अब आज और संविधान, इन सब का इस्तेमाल आप कर रहे हैं और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी चीजें अभी और आने वाले समय में देखेंगे हम। बहुत ही मजेदार होने वाला है ये चुनाव समीर जी, और उसके साथ साथ मजेदार ये भी है कि यहां से जब हम धीरे धीरे अगले चरण में पहुंचेंगे, क्योंकि अगला फेज 25 तारीख को है जहां 26 सीटों पे मतदान होना है। आज 24 सीटों पे है, इसके बाद 25 तारीख को 26 सीटों पे मतदान होना है और उसके बाद 1 अक्टूबर को 40 सीटों पे मतदान होना है। तो जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों में एक उत्साह का जो है वो भी बढ़ेगा। इस बीच जरा देखते हैं, सुनते हैं ये बाइट अशोक गहलोत की एक बाइट सुन लेते हैं पहले। अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। सर, पहला सवाल है सर, आज लंबे दशक के बाद जो जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ है, पहला चरण, कैसे देखते हैं? माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी कैंपेन करने गए थे और 3 परिवारों को दूर दे रहे हैं, जबकि इतिहास बनाने वाले ये लोग हैं वहां पर आजादी के बाद में। प्रधानमंत्री खुद ही बोखला के बोल रहे हैं, लगता है कि पहले ही वो अपने हार स्वीकार कर चुकी है। मेरा मानना है कि अच्छे परिणाम आएंगे और बीजेपी को शिकस्त मिलेगी। सर, दूसरा सवाल है, राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला का एजेंडा है कि आतंकवादियों को रिहा। ये तो बकवास है जी, ऐसी बातें बोलना ही मैं समझता हूँ बड़ा पाप है। फारूक साहब का परिवार का क्या इतिहास आप सब जानते हैं। राहुल गांधी जी के परिवार तो पूरे त्याग बलिदान की प्रतिमूर्ति है। उनके बारे में ये सोचना ही पाप है। और राजनीति में जो कुछ बोला जा रहा है आजकल बीजेपी द्वारा, वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। सर, पीएम मोदी को खड़गे ने पत्र लिखा है कि केंद्रीय मंत्री पप्पू चंद्र गांधी को नंबर 1 आतंकवादी कहकर विवाद शुरू किया है। कहा कि पूर्व कांग्रेस प्रमुख अभी भी पप्पू ही कहना चाहते हैं। दुर्भाग्य है, नेता प्रतिपक्ष है वो, उनको मारने की धमकी दी जाती है, आतंकवादी कहा जाता है। तो बीजेपी के नेता, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे जो नड्डा साहब हो, ये सब चुप बैठे हुए हैं। तो खड़गे साहब ने पत्र लिखा, वो सोच समझ के लिखा है। तो यहां तमाम सवालों का जवाब देते हुए अशोक गहलोत, आप देख रहे थे खड़गे साहब की चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वो भी राहुल गांधी को लेकर जो बातें हो रही हैं, जो नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है, उसका जिक्र करते हुए, उसके अलावा जम्मू कश्मीर में चुनाव में क्या कुछ होने जा रहा है, इसमें कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, इसका जिक्र करते हुए ये तमाम बातें यहां अपनी बात रखते हुए अशोक गहलोत। और अशोक गहलोत कद्दावर नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, और इनके ऊपर बहुत सारी बातें, बहुत सारे दारोमदार कह सकते हैं वो है। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या चुनाव की गतिविधियां किस ढंग से चल रही हैं, जरा जम्मू कश्मीर के डीसी डिप्टी कमिश्नर अतहर साहब जो हैं, अतहर अहमद शायद हैं उनका नाम, और क्या कुछ कहा है उन्होंने, जरा वो भी सुन लेते हैं। उनकी बाइट जरा ले आइए, वो सुनते हैं और चर्चा आगे बढ़ाएंगे, समझेंगे कि क्या कैसे चल रहा है। 11.11% की पोलिंग 9 बजे तक और जम्मू कश्मीर में, और उसमें 24 सीटों पर मतदान। इन 24 सीटों में से 16 सीटें उधर जम्मू की और 8 सीटें जो हैं वो कश्मीर की हैं। और यहां से जरा आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि जम्मू कश्मीर का चुनाव क्यों इंपॉर्टेंट है देश की सियासत के लिए, ये भी जानेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं ये बाइट। पोलिंग स्टेशन हैं 3 एसीज में, कुलगाम, देवसर और डीएचपुरा में।
सभी जगहों पे सुबह 5:30 से जो हमारे मॉक पोल की प्रोसेस होती है वो शुरू हुई। 7 बजे तक 100% पोलिंग स्टेशंस पे मॉक पोल वाज कंप्लीट। उसके बाद जो हमारा टाइम स्पेसिफाइड है 7 AM से सभी जगहों पे पोलिंग शुरू हो गई। और व्हाट वी हैव बीन सीइंग इज सुबह से ही, इनफैक्ट 6:30 से ही काफ़ी जगहों पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं इस समय अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट, चाहे डीएचपुरा हो, कुलगाम हो, देवसर हो, सभी जगहों पे बहुत सारे लोग लाइनों में भी हैं और कंटिन्यूसली स्मूथली इलेक्शंस आर गोइंग ऑन। 100% हमारी जो पोलिंग स्टेशन है उनमें वेबकास्टिंग हमने रखी हुई है। देयर आर कैमराज इनसाइड द पोलिंग स्टेशन एज वेल एज आउटसाइड क्यूज को मॉनिटर करने के लिए, और पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल कंट्रोल रूम से हम लोग यहाँ से हर किसी पोलिंग स्टेशन को मॉनिटर भी करते हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं क्यू में कोई समस्या तो नहीं है। दैट ऑल इज बीइंग टेकन केयर ऑफ। इसी के साथ हमारी पूरे फील्ड में सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स, जोनल मैजिस्ट्रेट, जोनल ऑफिसर, CAPF, एवरीथिंग इज डिप्लॉयड properly. We're expecting a very good and very huge voter turnout. और अभी जो है मुझे लगता है पहले फर्स्ट रिपोर्टिंग जो ऑनलाइन भी अवेलेबल होगी, दैट विल बी ऑफ 9 AM। उसके बाद हर 2 घंटे जो हमारी परसेंटेजेस होती हैं, पोलिंग परसेंटेजेस, दे आर रिफ्लेक्टेड ऑन दी ECI's पोर्टल ऑल्सो। और जो वोटर टर्नआउट ऐप है उसमें भी वो अवेलेबल रहते हैं। तो सभी ऑल अरेंजमेंट्स आर इन प्लेस। इससे पहले भी जो हमारा पूरा कैंपेन पीरियड यहाँ पे था, इसमें बड़ा पूरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही एंथुजियाज्म देखा गया है। लगभग 600 के आसपास हमने डिस्ट्रिक्ट में परमिशंस इशू किए हैं इलेक्शन रैलीज और प्रोसेशंस के लिए, विच इज़ वेरी हाई। इसी तरीके से आज एक बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी हुई है कि जितनी भी जो हमारी पोलिंग जो मॉक पोल होता है या जो हमारी पोलिंग स्टेशंस होते हैं, लगभग इस समय 1300 से ज़्यादा पोलिंग एजेंट्स डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पोलिंग स्टेशंस में डिफरेंट कैंडिडेट्स के, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो हैं दे आर प्रेजेंट देयर। सो तो सुन रहे थे आप यहाँ पर कैसे पोलिंग हो रही है, क्या उम्मीदें हैं, ये तमाम बातें डीसी बताते हुए, डिप्टी कमिश्नर बताते हुए। लेकिन इनके साथ साथ महत्वपूर्ण बात जो जानकारियाँ आप तक हम साझा कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आज पहली पोलिंग 10 साल के बाद चुनाव हो रहा है समीर जी, और इस चुनाव से बहुत सारी उम्मीदें हैं वहाँ के लोगों की भी, और उम्मीदें हम लोगों की भी है, देश के दूसरे हिस्सों में जो लोग रहते हैं उनको भी हैं। आपको बता दूं कि पहले चरण में दक्षिण कश्मीर के 4 जिले हैं। पुलवामा है दक्षिण कश्मीर के 4 जिले, पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग और कुलगाम, ये 4 जिले, और उसके अलावा जम्मू के 3 जिले, और जिसमें डोडा है, किश्तवाड़ है और रामबन है। ये 7 जिलों की 24 सीटों पर पोलिंग हो रही है। 7 जिलों की 24 सीटें, जिसमें से जो 4 जिले दक्षिण कश्मीर के हैं, पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग और कुलगाम, इसकी 16 सीटें हैं। और जम्मू की जो 3 जिले हैं, उन 3 जिलों के में जैसे डोडा, किश्तवाड़ और रामबन, इसकी 8 सीटों पर पोलिंग हो रही है। तो 16 सीटें कश्मीर की, दक्षिण कश्मीर की, और जम्मू की 8 सीटें, 24 कुल मिलाकर यहां से शुरुआत हो रही है जम्मू कश्मीर के पोलिंग की। समीर जी। जी बिल्कुल, और 3 चरणों में होने हैं मतदान। तो आज पहले चरण का मतदान है जिसमें इन 24 सीटों पर हो रही है, जो कि जम्मू कश्मीर के 7 ज़िलों के हैं। और अभी तक जो 9 बजे तक का पोलिंग परसेंटेज है वो 11.11% मतदान हुआ है ओवरऑल इन सारी 24 सीटों में। और अगर एक ज़िलों के हिसाब से देखा जाए तो अनंतनाग में 10.3% मतदान हुआ है, रामबन में 11.9%, डोडा में 12.9%, कुलगाम में 10.8%, किश्तवाड़ में सबसे ज़्यादा अभी तक मतदान किश्तवाड़ में हुआ है 14.8%, शोपियां में 11.4% और पुलवामा में सबसे कम पोलिंग जो है वो पुलवामा में हुई है 9.2%। ये 9 बजे तक के चुनाव आयोग के आंकड़े हैं, जो अभी तक आए हैं। उसके बाद जो अपडेट होगा वो हम लोग आपको पहुंचाएंगे आप तक। और 11 अगर टोटल देखा जाए तो 11.11% मतदान है। और सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है, 2 घंटे में 11.11% मतदान, ये अच्छा प्रतिशत है यानी। और जिस तरह से हम लोग अलग अलग पोलिंग सेंटर्स पर देख भी रहे हैं मतदान स्थलों पर कि कतारें लगी हुई है, यानी उनका जो मतदाताओं का उत्साह है वो दिखाई पड़ रहा है। और निश्चित तौर पर राजीव जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 10 साल के बाद भले ही विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ के लोगों में उत्साह रहेगा ही, वो दिख भी रहा है।
यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव में भी वो दिखाई पड़ा है और लोगों ने मतदान के लिए वो घरों से बाहर निकले, मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इससे कई चीज़ें तय होने वाली हैं। ये भी है कि इस बीच में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए सरकार ने ये दावा किया है कि कश्मीर में स्थितियां बहुत बेहतर हुई हैं, हालांकि पिछले कुछ दिनों से वहाँ कई आतंकी घटनाओं की खबरें आईं, बहुत सारे कई सैनिकों के शहीद होने की खबरें आईं, मुठभेड़ की खबरें आईं, लेकिन फिर भी ये दावा किया जा रहा है कि वहाँ पर स्थिति सामान्य है, बहाल स्थिति, बहुत सामान्य स्थिति बहाल हो चुकी है, लोगों में भय नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं और लोग मौजूदा व्यवस्था को पसंद कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि केंद्र सरकार जिस तरह से वहाँ काम कर रही है, क्योंकि वहाँ पर जो एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल, उन्हीं के ज़रिए अभी केंद्र सरकार का ही शासन है, तो उसके लिए भी एक जनादेश होगा ये कि उसको वहाँ के लोग कितना पसंद कर रहे हैं, ये मतदान से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो ये एक केंद्र सरकार का जो इम्तिहान है वो भी यहाँ पर उसका परिणाम भी दिखाई पड़ेगा जब 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 8 अक्टूबर को दोनों राज्यों के, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे सामने आएंगे। 8 अक्टूबर का दिन सुबह 6 बजे से आपके साथ हम रहेंगे, अभी से आप नोट कर लीजिए। लेकिन उसके अलावा हर चरण में जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ेगा, हर दिन, हर चुनाव वाले दिन, पोलिंग वाले दिन हम आपके साथ सुबह से मौजूद रहेंगे और वहां की पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है इस लोकतंत्र के, इस लोक पर्व को समझना, जानना और इसको महसूस करना, इसको एंजॉय करना, इसलिए भी क्योंकि यहीं से हम और आप, हमारी खुशहाली के लिए भी एक रास्ते खुलते हैं। यहीं से आप विकास की बात करते हैं, भले इसके बाद लोग चुन के आते हैं जो जननेता बनते हैं और उसके बाद आप और हम ही चुन के भेजते हैं लोगों को, और वो आप और हम पर ही धौंस जमाने लगते हैं और आपको, हमको अपने दरवाजे से बाहर कर देते हैं। इसलिए सोच के समझ के वोट दीजिए। वोट डालने के लिए जो जम्मू कश्मीर के साथी हमारे और उस एरिया के साथी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनसे जरूर अपील करूंगा कि बड़ी संख्या में निकलिए, पोलिंग बूथ तक जाइए, वोट डाल के आइए और अपने मन पसंदीदा, मन मुआफिक जो आपका कैंडिडेट है उसी को वोट डाल के आइए। किसी दबाव में मत रहिए और वोट जरूर डालिए। ये आपका अधिकार है। आपका एक वोट आपकी सरकार को बना सकता है और सरकार गिरा भी सकता है। इसलिए लोकतंत्र की बहाली में आपका वोट कितना इंपॉर्टेंट है आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। और 370 आर्टिकल समाप्त होने के बाद उसके कुछ हिस्से को जम्मू कश्मीर के लिए हटा देने के बाद क्या वहां की स्थिति सुधर गई? यह भी एक बड़ा सवाल है। जो दावे किए जा रहे थे 370 हटाने के बाद, क्या सिर्फ कुछ चीजों के दावे किए जाएं, लेकिन वहां के, अगर कश्मीर के हिस्से की बात की जाए तो वहां कश्मीरी पंडितों का क्या हुआ? जम्मू हिस्से की बात की जाए तो कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास में कितना सरकार जो है वो सफल हो पाई है, ये भी देखना होगा। वहाँ के व्यापार, वहाँ के लोगों के रहन सहन, उसके अलावा जो आतंकवाद है उस पर कितना लगाम लगा पाई है सरकार। बहुत सारे सवाल हैं। या इन सवालों को आप बिल्कुल किनारे कर दीजिए और सिर्फ आइए सियासत पे। यही है क्या? सियासी रोटियां सेकती रहें और बाकी जो सियासी दल के नेता हैं वो मजे लेते रहें, यही है सरकार? या कुछ सरकार ये भी है कि जनता के भले के लिए, जनता के हित में, उसके लिए जो हितकारी जो योजनाएं होती हैं वो लेके आइए और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जम्मू कश्मीर के लोग बेहतर बताएंगे। हम लोग जल्दी ही जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्से में रहेंगे, वहां से उन लोगों की भी जुबानी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण है कि आज का चुनाव और उसमें भी इतनी भीड़, देखिए ये तस्वीरें आप देखिए जो देख रहे हैं, ये एक गर्व का विषय है। गौरवान्वित फील होता है इंसान जब अपनी उंगली पर ये काला निशान दिखाता है। लेकिन लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं समीर जी, देखिए लंबी लाइन। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तो ये उत्साह दिख रहा है और उसके बाद एक जो जिस तरह से वो सेल्फी ले रहे हो या तस्वीर खिंचवा रहे हो, हमने देखा तो एक दिखाई पड़ रहा है कि कितनी प्रसन्नता है वोट देने के बाद। और जो हम लोग कतारें देख रहे हैं उसमें महिलाएं, बुजुर्ग और युवा सब एक बराबर की हिस्सेदारी दिख रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें कोई भी समुदाय या कोई भी वर्ग जो है उससे अछूता है या उसके भीतर उत्साह नहीं दिख रहा है। यही लोकतंत्र की खूबी है कि जो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और जैसा आपने बताया कि कितना महत्वपूर्ण पर्व होता है, कितना महत्वपूर्ण ये एक समय होता है
कि आप अपने राज्य के, देश के भविष्य को आप तय कर रहे होते हैं। विधानसभा के चुनाव है, निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर के जो मतदाता वोट देंगे वो अगले 5 साल के लिए अपने राज्य के भविष्य को तय करेंगे कि किस दिशा में उनका राज्य जाएगा। तो ये चीज़ें जो है वो अगर उसमें उत्साह दिखाई पड़ रहा है मतदाताओं का, तो लोकतंत्र के प्रति एक विश्वास भी दिखाई पड़ता है कि उसमें है। और जैसा लोकसभा चुनाव में भी दिखाई पड़ा कि एक काफ़ी अच्छा लगभग 60-65% के करीब वहाँ पर पोलिंग हुई और उसको एक अच्छा प्रतिशत कहा जा सकता है। तो उसी तरह की अभी की स्थिति जो आज पहले चरण में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है, 11.11% 2 घंटे के भीतर यानी 9 बजे तक मतदान हो चुके हैं, उसको भी अच्छा कहा जा सकता है। जिस तरह से दिखाई पड़ रहा है, लगातार अलग अलग जगहों की तस्वीरें आ रही हैं, उनसे ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और 90 सदस्यीय अब जब ये यूनियन टेरिटरी बना दी गई है तो इसमें विधानसभा सीटों की संख्या 90 है, जिसमें 47 सीटें वो कश्मीर संभाग की हैं और 43 सीटें जम्मू संभाग की हैं। तो ये इन 90 सीटों के लिए मतदान होगा 3 चरणों में। आज पहले चरण में 24 सीटों पर मतदान हो रहा है और 7 जिलों की 24 सीटों पर, जिसमें जम्मू कश्मीर के भी सीटें शामिल हैं और कश्मीर की भी सीटें शामिल हैं। तो पहले चरण के मतदान में जिसे दक्षिण जी बिल्कुल दक्षिण कश्मीर की 4 जिले हैं और उधर जम्मू के 3 जिले हैं और इन 4-3-7 जिले, 7 जिलों की 24 सीटों पर, और उसमें से दक्षिण कश्मीर के जो 4 जिले हैं उसमें 16 सीटें और जम्मू की जो 3 जिले हैं उसमें 8 सीटों पे मतदान है, पोलिंग है। टोटल 219 उम्मीदवार हैं, 219 कैंडिडेट्स हैं और जिसमें से 90 कैंडिडेट्स यानी 90 कैंडिडेट्स निर्दलीय हैं, बाकी दलों के हैं और 13 दल इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा 23,27,27,000 मतदाता हैं जो अपने मतों का प्रयोग करेंगे। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। इन तस्वीरों से जो हमारे और समीर जी के बीच में, जो बीच वाले विंडो में आप तस्वीर देख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है और इन तस्वीरों के जरिए आप वहां का सूरत हाल समझ सकते हैं, जम्मू कश्मीर का सूरत हाल। एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आज जम्मू कश्मीर के लिहाज से और इस देश के लिहाज से भी, और इस देश के लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जो भरोसा करते हैं उस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट दिन है कि आज 10 साल बाद ही सही, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग घरों से बाहर निकलकर अपनी विधानसभा के लिए, अपने मुख्यमंत्री के लिए चुनाव कर रहे हैं। और यहां से जम्मू कश्मीर के उत्थान, उसके डेवलपमेंट की बातें शुरू होंगी जब ये एलजी के सहारे जो सरकार, केंद्र सरकार वहां राज करती रही है, राज करती आई है। एलजी वहां मनोज सिन्हा है, आप जानते हैं, पूर्वांचल के रहने वाले हैं और लगातार वही राज कर रहे हैं और गवर्न कर रहे हैं गवर्नर के रूप में, लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में। लेकिन अब वहां एक चुनी हुई सरकार होगी। 8 अक्टूबर को चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर को मिल जाएगी। क्या जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिलेगा? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यह वादा भी नरेंद्र मोदी ने किया था, यह वादा सत्तारूढ़ दल ने किया है और यह वादा इधर विपक्षी दलों ने भी किया है। राहुल गांधी भी भाषण देने गए थे और उनका 2 भाषण उन्होंने, 2 सभाएं उन्होंने की थी। अमेरिका जाने से पहले एक सभा उनकी कश्मीर में हुई थी और दूसरी सभा उनकी हुई थी जम्मू में। जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन, दोनों रीजन में राहुल गांधी पहले अपनी सभाएं कर चुके हैं, 2 सभाएं कर चुके हैं और इन सभाओं में उन्होंने भी वादा किया है कि हमारी सरकार आएगी तो हम जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार, यानी उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला भी लगातार यही बात कर रहे हैं। लेकिन पीडीपी का कहना है, मुफ्ती महबूबा का कहना है कि चूंकि मुख्यमंत्री मात्र बन के हम पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिलवा सकते, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूं। उन्होंने चुनाव न लड़ने की जो बात कही थी समीर जी, वो यही कही थी कि चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हूं। लेकिन महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती जो हैं वो भी चुनाव में मैदान में हैं। तो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं और बड़े बड़े जो कद्दावर नेता हैं वो चुनावी मैदान में हैं और अपने आप में एक अलग माहौल जम्मू कश्मीर का इस वक्त दिखाई देता है जब जम्मू कश्मीर के लोगों से बातचीत होती है। क्या कुछ कहेंगे समीर जी? जी
जी बिल्कुल, अलग अलग पार्टियों की आपने बात की, तो जो मुख्य रूप से वहाँ पार्टियां हैं वो तो जम्मू कश्मीर की अगर पार्टियों की बात करें तो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो है ही है। दोनों पार्टियां जम्मू कश्मीर में अलग अलग समय पर सरकार बना चुकी हैं, उनके मुख्यमंत्री रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी है, कांग्रेस पार्टी भी अपनी सरकार ने कई बार वहाँ बना चुकी है। कांग्रेस पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे गुलाम नबी आज़ाद पार्टी से अलग होकर अब वो खुद एक पार्टी बना चुके हैं। तो उन्होंने अपने कैंडिडेट्स, बड़ी अजीबोगरीब स्थिति उनकी यहाँ पर रही और कहे कि जिसको लड़ना हो चुनाव न लड़ना हो। अभी कुछ एक्सपर्ट्स होंगे, उनके ज़रिए हम लोग उनकी पार्टी के महत्व को भी समझेंगे, लेकिन बहुत उसका महत्व या कह लीजिए कि बहुत बड़ा रोल इस समय नहीं है। पर जो ये पार्टियां हैं और इसके अलावा जो जमाते इस्लामी है उस प्रतिबंधित संगठन है, लेकिन उसने तमाम अपने जो निर्दलीय कैंडिडेट्स हैं उनको समर्थन दिया है और ये माना जा रहा है कि उनका समर्थन खास तौर पर दक्षिण कश्मीर के इलाकों में वो काफ़ी प्रभाव रखता है, तो असर डालेगा। उसके पीछे ये भी आरोप भी लग रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने सीधे तौर पर आरोप लगाया था कि वो जमाते इस्लामी को यहाँ पर इसीलिए वो दखलंदाजी कर रहा है या निर्दलीयों को वो दे रहा है, समर्थन दे रहा है ताकि नुकसान पहुंचा सके इंडिया गठबंधन को, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को। तो खैर क्या कितना नुकसान पहुंचा पाएगा नहीं पहुंचा पाएगा ये अलग बात है, लेकिन राशिद इंजीनियर और ये जमाते इस्लामी, इनकी इन दोनों की चुनाव में जब मौजूदगी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और ऐसा लड़ रहा है कि एक बड़ी खबर अब ये आ रही है कि राहुल गांधी को धमकी देने वाले व्यक्ति को कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज कराई है। कांग्रेस पार्टी ने राहुल को धमकी देने वाले लोगों के खिलाफ कांग्रेस का ये एक्शन है और उनको धमकी दी गई थी। कई लोगों ने धमकियां दी थी, कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने। राहुल गांधी को धमकी देने वाले लोगों के खिलाफ कांग्रेस का एक्शन है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी खबर है अभी की। दिल्ली पुलिस को कांग्रेस पार्टी की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है, एफआईआर दर्ज कराई गई है। और जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं, पहले चरण के मतदान हो रहे हैं, उन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आपको पल पल की खबर बता रहे हैं किस तरह से वहाँ मतदान चल रहा है, मतदान के लिए लोगों में उत्साह दिखाई पड़ रहा है, लंबी कतारें दिख रही हैं। और सुबह के 9 बजे तक, 7 बजे मतदान शुरू हुआ और 9 बजे तक 11.11% मतदान वहां जी बिल्कुल हो चुका बिल्कुल समीर जी, यहाँ 2 खबरें लगातार पैरेलली आ रही हैं। राहुल गांधी को लगातार धमकियां मिल रही हैं, आप जानते हैं। उन धमकियों के खिलाफ अब कांग्रेस पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ एक्शन मोड में आ चुकी है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अजय माकन जो ट्रेजरर भी हैं कांग्रेस पार्टी के एआईसीसी के, वो अभी से थोड़ी देर पहले उन्होंने मीडिया से बात की है। क्या कुछ कहा है जरा सुन लेते हैं जल्दी से इसी मसले पे। अजय माकन क्या कह रहे हैं जरा वो भी सुनते हैं, सुनिए जरा। हम लोगों ने एनेक्सेस दिए हैं और 4 लोगों के खिलाफ में, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर एक उनके पूर्व दिल्ली के जो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, शिवसेना के जो महाराष्ट्र के विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनके बारे में, केंद्र सरकार के अंदर पंजाब से पहले और अब राजस्थान से आए हुए सांसद मंत्री हैं उनके बारे में, और एक यूपी से मिनिस्टर हैं जिन्होंने परसों उन्होंने भी राहुल जी के खिलाफ में बोला है। ये चारों के खिलाफ में हम लोगों ने बाय नेम हमने कहा है कि इनके खिलाफ में एफआईआर होगी। तो कांग्रेस यहां एक्शन मोड में है समीर जी, और कांग्रेस साफ साफ अब कह रही है कि इन सब जितने लोग राहुल गांधी के खिलाफ खासकर जहर उगल रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं समाज में, देश में, उन सबको अब हम छोड़ेंगे नहीं और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसी बीच एक खबर और भी आई है कि एक हिंदू सेना है, उसने PIL, लेकिन हिंदू सेना S, इसने राहुल गांधी पर जो इतने सारे आरोप लग रहे हैं, नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है, धमकियां दी जा रही हैं, इसके खिलाफ यानी राहुल गांधी के पक्ष में
हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका पीआईएल लगाकर इस पर रोक लगाने की मांग की है। ये खबर भी आ रही है। तो अलग अलग खबरें आ रही हैं अलग अलग जगहों से। राहुल गांधी को लेकर निगाहें टिकी रहेंगी, दिल्ली को लेकर भी निगाहें टिकी रहेंगी। आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी, ओथ सेरेमनी से लेकर तमाम चीजें उस पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन निगाहें हमारी सबसे ज्यादा टिकी हुई हैं, जो मुख्य आज की खबर है, जो सुबह 7 बजे से शुरू है ऑलरेडी, वो है जम्मू कश्मीर की 24 सीटों पर मतदान। कश्मीर, दक्षिणी कश्मीर के 4 जिले और जम्मू के 3 जिले और इन 7 जिलों की 24 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। और उसमें कौन आगे कौन पीछे ये समझना, अब कद्दावर नेताओं की सूची जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो जानना भी जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर किस दिशा में जा रहा है, क्या जम्मू कश्मीर से भी बीजेपी के लिए बहुत कुछ उम्मीद की किरण नहीं दिखाई देती? एक बड़ा सवाल इसलिए है कि 370 हटाने के बाद अगर कश्मीर का हाल देखें तो कश्मीर में और परिसीमन के बाद जो 90 सीटें अब हो गई हैं, इन 90 सीटों के बाद भी पहली बार चुनाव वहां कश्मीर में करवाया जा रहा है। 43 सीटें, 43 सीट्स टोटल हैं जम्मू रीजन में और 47 सीटें टोटल हैं इधर कश्मीर में। तो 43 में से 43 की 43 सीटों पर जम्मू रीजन में बीजेपी लड़ रही है, चुनाव मैदान में खड़ी है, अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया है। लेकिन इधर कश्मीर में जो 47 सीटें हैं, 47 सीट्स हैं, वहां मात्र 19 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है। और मात्र 19 सीटों पर लड़ रही है तो क्यों लड़ रही है ये समझना होगा। फिर से समीर जी के पास आऊंगा। और दूसरी चीज है कि 43 सीटों पर जो इधर लड़ रही है, इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं बीजेपी को। बीजेपी सोचती है कि मैक्सिमम सीटें 35-40 सीटें हम जम्मू रीजन से ले आएंगे तो सरकार बना लेंगे। कुछ निर्दलीय हैं, इंजीनियर राशिद हैं और भी हैं, जमाते इस्लामी जो बैंड है, लेकिन जमाते इस्लामी को सपोर्ट राशिद इंजीनियर की जो पार्टी है वो कर रही है। इन सब के दम पे ये चुनाव, और हो सकता है कि पीडीपी भी साथ दे दे जैसे 2014 में दी थी, तो बीजेपी को लगता है कि वो सरकार बना लेगी। लेकिन क्या इतना आसान है? क्या इतनी सीटें मिल जाएंगी जम्मू से लेकर कश्मीर तक, यानी दोनों रीजन में जो 90 सीटें हैं, 90 में से जो बहुमत का आंकड़ा है वो 46 सीटों का है, 46 सीटें आ जाएंगी। बीजेपी और बीजेपी गठबंधन अगर करती है किसी के साथ तो वहां पर, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। जरा आपका नजरिया इस पे। जी बिल्कुल, ये राजीव जी, जो एक तो बड़ी बात तो यही है कि 19 सीटों पर 47 में से केवल 19 सीटों पर लड़ रही है, बाकी सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ रही है। 28 सीटों पर तो ये अपने आप में एक भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर क्या स्थिति, मन स्थिति है, उसकी राजनीतिक स्थिति क्या है, अपनी प्रेजेंस क्या है, वो साफ दिखाई पड़ रहा है। निश्चित तौर पर उसे जम्मू संभाग से ज़्यादा उम्मीदें हैं, उसका पूरा फोकस भी वहीं पर है। लेकिन जम्मू संभाग से कितनी सीटें मिल सकती हैं वो बड़ी बात है, देखने वाली बात होगी। लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ था, जिसमें 3 सीटों पर श्रीनगर के इलाके की, जो कश्मीर के इलाके की थी, वहाँ चुनाव नहीं लड़ी थी। ऐसे में ये भी बात है कि जब चुनाव से पहले का जो गठबंधन है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का है, वो मजबूती के साथ वहाँ पर लड़ता दिखाई पड़ रहा है। और जो उस चुनाव के पहले सर्वेक्षण भी रहे उसमें भी माना जा रहा था कि ये काफ़ी मजबूत है तुलनात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी की तुलना में, और पहले का गठबंधन है। तो निश्चित तौर पर चुनाव के बाद जो स्थितियां होती हैं, तो जो गठबंधन की अगर सीटें ज़्यादा आती हैं तो सरकार बनाने का मौका भी उसी को मिलेगा। ऐसी स्थिति में अब पीडीपी का सवाल है कि पीडीपी कितनी सीटें लाती है। और निर्दलीय जो जमाते इस्लामी के तमाम कैंडिडेट्स हैं, जिनका राशिद इंजीनियर की पार्टी से गठबंधन हुआ है, ऐन पहले दिन के मतदान से 2 दिन पहले वो गठबंधन की घोषणा हुई है। और ये सारी चीज़ें देखने वाली बात होंगी कि चुनाव को कहाँ ले जाती हैं। और लेकिन अब ये मतदान जो पहले चरण के हो रहे हैं, इस पर अब नेताओं की, अलग अलग पार्टियों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। मतदान को लेकर वो कितने संतुष्ट हैं, जो कतारें हम लोग देख रहे हैं उस पर उनका क्या कहना है। पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को हम सुनेंगे एक बार वो क्या कह रहे हैं मतदान को लेकर। जो अभी तक 9 बजे तक 11.11% मतदान हुआ है, उसको लेकर उनका क्या कहना है, और पहले चरण के मतदान को लेकर क्या कहना है उनका। निकले थे 10 साल के बाद असेंबली, कैसे देख रहे सर? नहीं, बड़ी अच्छी, और जितने वोट पड़ेंगे उतना अच्छा है, जमहूरियत के लिए अच्छा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अच्छा है। फिलहाल
जो मैंने अपने साथियों से मौके पे बात की, भारी तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट पड़ रहे हैं हर इलाके से, और हम कामयाबी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हमने देखा कि बुजुर्ग, बूढ़े, छोटे सब निकल रहे हैं सर। नहीं, अच्छी बात है। अब 10 साल से हम इस दिन का इंतजार करते आए। हमें तो समझ में नहीं आता कि 18 के बाद हमें इतनी देर जमहूरियत से अलग क्यों रखा गया, हमारा हक हमसे छीना क्यों गया। मुद्दे इस इलेक्शन में बहुत हैं। हमने कोशिश की कि मुद्दों के हवाले से हम लोगों से बात करें और उन्हें बताएं कि अगर 5 साल के लिए उन्होंने हमें अपनी कीमती वोटों से नवाजा तो हम उनके लिए क्या करेंगे, और 8 अक्टूबर तक इंतजार करेंगे। लेकिन अभी तक जो रिपोर्टें आ रही हैं अच्छी आ रही हैं। सर, जो अभी नहीं निकले उनके लिए मैसेज कि निकले, बाहर आए, अपने वोट का इस्तेमाल करें, अपने उम्मीदवार को चुनें और सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल करें। आज तो कम से कम चलो शुक्र है, एक इंटरव्यू के हवाले से इंजीनियर रशीद साहब ने अपने ऊपर पर्दा हटा दिया है। उसने खुद कहा है कि उसके दरवाजे किसी के लिए भी खुले हैं। मतलब ये कि कल को अगर जरूरत पड़ेगी तो वो बीजेपी की मदद करेगा। इंजीनियर रशीद साहब अब जमात के साथ इलेक्शन मिलकर लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर इंजीनियर रशीद साहब के दरवाजे बीजेपी के लिए खुले हैं तो जमात के भी दरवाजे बीजेपी के लिए खुले हैं। ये अपने आप में एक चिंता है और लोगों को इस पे सोच के अपना वोट इस्तेमाल करना चाहिए। 11% वोटिंग 9:30 तक हुई थी। अभी तो शुरू है ना, अब शाम तक देखते हैं। मुझे लगता है अच्छा खासा जो है नंबर होगा वोटरों का। थैंक यू सर। तो बहुत बड़ी बात यहां कह रहे थे कि इंजीनियर रशीद पर सीधा हमला करते हुए, और उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया है कि मेरे दरवाजे जो हैं समीर जी वो सबके लिए खुले हैं, किसी के साथ भी वो जा सकते हैं। इसका मतलब है, और जमात के साथ यानी जमात इस्लामी के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं और उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो मतलब इनका साथ मिल रहा है उनको। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि उनके दरवाजे अगर किसी के लिए भी खुले हैं तो वो बीजेपी के लिए भी खुले हो सकते हैं। और ये बात अभी थोड़ी देर पहले हम लोग भी बता रहे थे, कह भी रहे थे कि बीजेपी भी यही चाहती है कि उसके अगर कुछ सीटें उसको कम में होती हैं, वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जम्मू रीजन में जीत के आती है। बीजेपी को जम्मू रीजन में ज्यादा उम्मीद है, इसीलिए 43 सीटों में से टोटल की टोटल 43 सीटों पे बीजेपी चुनाव लड़ भी रही है। और इधर जो कश्मीर रीजन है उसमें बीजेपी 19 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। अगर कश्मीर में कुछ सीटें आ जाती हैं बीजेपी को और उधर 36 सीटें आ जाती हैं बीजेपी को, तो बीजेपी यही गणित है। जो बीजेपी के लोगों से मेरी बात हुई, उन लोगों का गणित यही है। उसी आधार पर बता रहा हूं कि इन लोगों का कहना है कि हमारी 35 सीटें लगभग आ जाएंगी, बीजेपी की सीटें आ जाएंगी उधर जम्मू रीजन में, और कुछ सीटें कश्मीर से आ जाएंगी। और जो बची खुची सीटें हैं वो ऐसे लोग जो निर्दलीय हैं, इंजीनियर राशिद हैं, पीडीपी भी हो सकता है, ये सब मिल करके हम लोग सरकार बना लेंगे। तो एक उम्मीद के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में है, लेकिन इन उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है बीजेपी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और इसके लिए कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है, वहां की जनता किसको वोट दे के आती है यह देखना दिलचस्प है। साथ साथ इंजीनियर राशिद की बात जब कर रहे हैं तो इंजीनियर रशीद ने साफ साफ कह दिया है कि मेरे दरवाजे किसी के लिए भी खुले हैं। क्या देखते हैं आप, कैसे देखा जाए? जी बिल्कुल, ये तो जब इंजीनियर राशिद को जमानत मिली उनको यहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए ऐन मौके पर, और आते ही उन्होंने घोषणा कर दी कि जमात के कैंडिडेट्स को वो समर्थन देंगे, और जमात के कैंडिडेट्स जो निर्दलीय, चूंकि जमात जो है वो उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, चुनाव लड़ नहीं सकती है, 2019 से ही उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, उसके कैंडिडेट्स का जो है वो इंजीनियर रशीद की पार्टी के लोगों को समर्थन देंगे, यानी गठबंधन उनके बीच में हो गया। तो इससे ये समझा जा रहा है, और इस पर आरओ फारूक अब्दुल्ला ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के पिता, उन्होंने पहले ही इस गठबंधन की घोषणा होते ही उन्होंने ये बात कही थी। और वही बात अभी उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि ये इसके पीछे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की चाहत है, और ये बिना उनके चाहने से नहीं हो सकता है, ऐसे आरोप लगे थे। और अब जबकि इंजीनियर रशीद कह ही रहे हैं कि उनके दरवाजे किसी के लिए भी खुले होंगे, जाहिर सी बात है कि जमात के साथ उनका गठबंधन है, तो ये बात जमात के निर्दलीय उम्मीदवारों पर भी लागू होगी। तो हो सकता है अगर उनके जो कैंडिडेट्स, जो विधायक जीते, अगर ज़रूरत पड़ी तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को वो समर्थन देंगे, और भारतीय जनता पार्टी समर्थन लेने से सरकार बनाने के लिए कतई नहीं चूकेगी। अगर वो पीडीपी, जिसको चुनाव से पहले तक, चुनाव क्या मतदान से एक दिन मतदान ये चुनाव के रिजल्ट आने से एक दिन पहले तक जिसको कोसती रही हो, चुनाव नतीजों के बाद वो उनके साथ अगर सरकार बना लेती है, तो सरकार बनाने के लिए वो गठबंधन किसी के साथ भी कर लेगी अगर उसको सरकार बनानी है। इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जो गठबंधन है ऐन मौके पर किया गया है,
मतदान से ठीक 2 दिन पहले, उसका कितना असर होगा उसकी तुलना में जो गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का वहां मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। तो अब ये देखना होगा। पीडीपी भी चुनाव लड़ रही है, कई सीटों पर उसकी मजबूत उपस्थिति है। लोकसभा चुनाव में भले ही वो एक भी सीट ना पाई हो, लेकिन ये विधानसभा चुनाव में उसकी स्थिति को कमतर करके आंका नहीं जा सकता है। तो नतीजों में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए जमात का और इंजीनियर रशीद के विधायकों का समर्थन लेती है, तो ये जो आरोप है निश्चित तौर पर उन आरोपों की पुष्टि हो जाएगी कि इनकी रिहाई और इस गठबंधन के पीछे भारतीय जनता पार्टी का कोई न कोई तो रोल रहा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई ना कोई रोल तो रहा होगा। बीजेपी को बहुत उम्मीदें हैं जम्मू कश्मीर से, और यही कि 2014 में जिस ढंग से सत्ता पर काबिज बीजेपी हो गई थी पीडीपी के सहारे, वैसे ही फिर से वो सत्ता पर काबिज हो जाएगी। लेकिन ये टेढ़ी खीर भी साबित हो सकती है, क्योंकि जहां तक जब लास्ट टाइम हम लोग अपनी टीम जब थी वहाँ कश्मीर में, तो कश्मीर में तो बीजेपी के लिए दाल गलने वाली स्थिति नज़र नहीं आती है। और ऐसे भी कहते हैं कि पहाड़ पे दाल को गलाना बहुत मुश्किल होता है तो साइंस भी यही कहता है। तो बीजेपी की दाल वहाँ कश्मीर में गलती हुई नज़र नहीं आती है। जम्मू में ज़रूर थोड़ी परिस्थितियाँ बीजेपी के पक्ष में दिखाई देती हैं, लेकिन इस बार क्या कुछ होगा? क्या बीजेपी, जबकि नरेंद्र मोदी की सरकार 11 साल से सत्ता पर काबिज है, और ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी साथ साथ नरेंद्र मोदी के साथ काम कर रहा है, तभी तो नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ अभी तक पहले फेज तक सिर्फ एक डोडा में जाकर प्रचार करके आए हैं। और लोगों को इंतजार भी था कि मोदी कब जाएंगे जम्मू कश्मीर में प्रचार करने के लिए। डोडा में अभी तक इन्होंने एक चुनावी सभा को, रैली को संबोधित किया है, और वहां भी लोकल इश्यूज से ज्यादा वो केंद्र के इश्यूज और केंद्र के सरकारों पर हमला करते हुए नजर आए। हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और सीधा आपके पास ही आना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में आज पहली पोलिंग हो रही है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद आज पहली बार फिर से वहां पर जमहूरियत की दिशा में बढ़ते हुए, जमहूरियत जो है वो बाहर है, और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया इस ढंग से कि चुनाव करवाई जाए, और वो चुनाव हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ही सही, लेकिन चुनाव सरकार को करवाना पड़ रहा है, जिसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। ये चुनाव 2019 में हो जाने थे, लेकिन उसके बाद से आपने देखा 370 के कुछ हिस्सों को हटाना, और उसके बाद धीरे धीरे अपनी सत्ता स्थापित करना, केंद्र के जरिए जम्मू कश्मीर पर रूल करना, और एलजी वहां पर बैठे हुए हैं मनोज सिन्हा जी। आज जब सुबह 9 बजे खबर आई है कि 11.11% की पोलिंग हुई है, और इन 7, आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, 7 जिले जो हैं दक्षिण कश्मीर के 4 जिले, और इधर जम्मू रीजन के की जो 3 जिले हैं, और इनकी 24 सीटों पर पोलिंग हो रही है। पहली प्रतिक्रिया आपकी, जम्मू कश्मीर को कैसे देखा जाए, लोकतंत्र के लिहाज से, चुनाव के लिहाज से, देश की राजनीति के लिहाज से, और ये 11% के लिहाज से? राजीव जी, जम्मू कश्मीर के चुनाव में 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव के लाइनें देखना बहुत सुखद है। वहाँ पे लोकतंत्र की वापसी, जमहूरियत की वापसी बहुत शुभ संकेत है, और लोकतंत्र के सहारे ही वहाँ की समस्याएं हल हो सकती हैं, ना कि बंदूक की गोली से, ना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के फरमानों से। वहाँ के लोगों की चुनी हुई जो विधानसभा होगी, वही वहाँ के लोगों की समस्याओं का एक लेजिटिमेट फोरम है। अफसोस की बात है कि धारा 370 खत्म करते वक्त जम्मू कश्मीर असेंबली की राय नहीं ली गई। तो लेकिन जो भी है, अब जम्मू कश्मीर के लोग इस बात को तय करेंगे कि वो फैसला सही है। उसके लिए बहुत चालाकी की गई थी। पहले जम्मू कश्मीर असेंबली को भंग किया गया, राष्ट्रपति शासन, एलजी शासन लगाया गया, और उसके बाद में आप देख लीजिए। तो आप जो कह रहे हैं वो सही है, सही दिशा में, सही इशारा। सत्यपाल मलिक थे उस वक्त गवर्नर, और वो गवर्नर थे तब जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लद्दाख भी उसमें शामिल था। अब वो उसके जो है 3 हिस्से हैं। तो लेकिन बहुत सुखद है, और जो पोलिंग की फिगर अभी मैं देख रहा हूँ, ये सामान्य तौर पर उत्तर प्रदेश में
या कर्नाटक में या कहीं और चुनाव होते हैं तभी भी सुबह के वक्त ऐसी ही फिगर आती है, जिससे लग रहा है कि लोगों में उत्साह है। बात 370 की हो रही थी राजीव जी। मैं 370 के बहुत डिटेल विमर्श में नहीं जाऊंगा, अभी वक्त नहीं है, इसका समय नहीं है अभी आज। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग आज ये तय करेंगे 24 सीटों पर कि वो फैसला सही था या गलत था। और 8 अक्टूबर को जब ये पूरे राज्य के नतीजे आएंगे, जब ईवीएम खुलेगी, तब हमको मालूम पड़ेगा कि केंद्र सरकार के इस फैसले को लोगों ने इंडोर्स किया या नहीं किया। देखिए 370 जम्मू कश्मीर के बारे में था, और जम्मू कश्मीर के लोगों की राय बहुत अहम होगी इसमें कि वो क्या सोचते हैं, वो अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचते हैं। वो उतने ही भारतीय जितने हम आप है, जितना कोई भी है, जितना तमिलनाडु में रहने वाला कोई भारतीय है, केरल में रहने वाला कोई भारतीय है, जितना कोई अरुणाचल मणिपुर में रहने वाला भारतीय, वो भी उतने ही भारतीय हैं। और उनको अब हक है इस लोकतंत्र में और संविधान के तहत कि वो अपने फैसलों को सुनाएं। तो 8 तारीख को हम लोग सुनेंगे कि जम्मू कश्मीर के आवाम ने 370 पर क्या फैसला किया। जहाँ तक आज के चुनाव की, आज के फेज की बात है, देखिए आज 8 सीटों पर तो कांग्रेस लड़ रही है, 4 वैली में और 4 जम्मू में, और अधिकांश सीटों पर यानी वैली में 12 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ रही है, 4 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। तो इन सीटों पर कांग्रेस ने एक समझदारी ये दिखाई है कि उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को आगे रखा है, और वहां के लोगों को, क्योंकि वो वहां की क्षेत्रीय पार्टी है, तो वहां का हिस्सेदारी जो है बड़ी होनी चाहिए। तो ये राष्ट्रीय पार्टी के होने के नाते कांग्रेस ने थोपा नहीं, अच्छा फैसला है, बड़ा दिल दिखाया उन्होंने। और आज जो जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं उसमें एक बात और मैं कहना चाहता हूँ राजीव जी, कि गुलाम नबी आज़ाद, उनकी चर्चा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वो नसीहत है बाकी देश के लिए कि किस तरीके से वो कांग्रेस से निकले, कैसी उन्होंने चिट्ठी लिखी, कैसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कैसा उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व को कोसा। उस कांग्रेस ने जो उनको महाराष्ट्र से, सोच सकते हैं जम्मू कश्मीर के रहने वाले व्यक्ति को महाराष्ट्र से कांग्रेस लोकसभा में जिता कर लाई, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, वो राज्यसभा में लगातार रहे, कांग्रेस के बड़े ओहदों पे रहे, राजीव गांधी के समय वो महासचिव थे, सोचिए आप। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि चपरासी भी फैसला करता है, ऐसा कुछ उन्होंने बात लिखी वहां पे जी, और वो पार्टी उन्होंने अलग बनाई। प्रचार में वो एक जगह गए, वो भी बड़ी मुश्किल से गए, उन्होंने ऐलान किया कि मैं प्रचार नहीं करूंगा। तो अब बी टीम का लेवल उनके ऊपर है कि वो बीजेपी को मदद करने के लिए उन्होंने पार्टी बनाई थी। अभी आप लोग दूसरे लोगों का चर्चा कर रहे थे, लेकिन गुलाम नबी आजाद की चर्चा जरूर होनी चाहिए। अब बाकी जो बी टीम है राजीव जी देश में, जिनको बी टीम का लेबल लगा और वो चुनाव में हारे, और बुरी तरह हारे जी, बीजेपी की पर्दे के पीछे से मदद करने वाले लोग, लेकिन वो चुनाव के बाद हारे। और गुलाम नबी आजाद का मामला बिल्कुल अलग है। इन्होंने चुनाव की घोषणा के पहले ही सरेंडर कर दिया। तो ये नसीहत है बाकी लोगों को कि आप अगर किसी पार्टी के, मैं कह रहा हूँ बीजेपी की बात नहीं, बीजेपी आज सत्ता में है तो उसकी बात होती है, कल को कांग्रेस सत्ता में हो या कांग्रेस की भी कोई प्रॉक्सी पार्टी हो, कोई बी टीम हो कांग्रेस की भी अलायंस के बाहर, और वो सिर्फ इसलिए कैंडिडेट खड़ा करे कि वो उसको कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताना है, तो वो भी गलत है। तो ये बी टीम बनना जो है इस देश में बंद करें लोग, और गुलाम नबी आज़ाद को देखें कि उनका क्या हश्र है कि चुनाव शुरू होने से पहले ही वो सरेंडर कर चुके हैं। जी राजीव जी बिल्कुल, चुनाव शुरू होने से पहले सरेंडर कर चुके
आज़ाद साहब, गुलाम नबी आज़ाद, आपने नाम सुना होगा, जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जब इन्होंने इस्तीफा दिया था, और इस्तीफा कब दिया था? जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रहे थे राहुल गांधी, कन्याकुमारी, पहली यात्रा कन्याकुमारी से यात्रा की शुरुआत करने जा रहे थे। 5 पन्ने की चिट्ठी लिखी, पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक राहुल गांधी की तारीफों के पुल बांधे। तारीफ मतलब उनके हिसाब से तारीफ, आप समझ लीजिए, यानी शिकायतों का पुलिंदा पूरा का पूरा भर दिया। और 5 पन्ने की चिट्ठी के साथ गुलाम नबी आज़ाद ने खुद को उन्होंने कांग्रेस से आज़ाद कर लिया, मुक्त हो गए। लेकिन क्या अब वो राजनीति से भी आज़ाद हो गए हैं? ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए क्योंकि जब अभी चुनाव की बारी आई, चुनाव में एक्टिवनेस दिखाने की बारी आई, तो फिर गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कह दिया कि मेरी तबीयत नासाज है और मैं प्रचार के लिए नहीं जाऊंगा। जिसको चुनाव में लड़ना है लड़ें, जिनको नहीं लड़ना है, अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स को उन्होंने कहा वो विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अभी भी कुछ उनके साथी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, दमदारी के साथ लड़ रहे हैं, और बीजेपी को उम्मीद है कि जो ये बी टीम है वो मदद करेगी। बीजेपी को उम्मीद इंजीनियर राशिद से भी है कि उनकी टीम जो है वो भी मदद करेगी। इसलिए तो वो अभी निकल के आए हैं, 4 साल से जेल के अंदर थे, लेकिन अभी निकल आए, अचानक उनको बेल पे रिहा किया गया। और ऐसे ही बीजेपी को उम्मीद है कि इंजीनियर रशीद की जो दूसरी सहयोगी पार्टी कह लें अब आज की तारीख में, जमात, वो भी पार्टी तो नहीं है, वो निर्दलीय है, लेकिन साथ दे रहे हैं, वो भी साथ देगी। तो इतना सारा, और ये बात हम लोग यहां बैठ के मनमाफिक अपने हिसाब से सोच के, यानी मन गढ़ंत बातें नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के नेता जम्मू रीजन के ये बात खुले तौर पर अपने भाषणों में कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है, इसलिए आ रही है क्योंकि हम इतनी सीटें यहां से जीत रहे हैं, और बची खुची सीटें इंजीनियर रशीद, गुलाम नबी आज़ाद और उनके अलावा ये जमात के लोग, ये लोग मिलकर के, और जरूरत पड़ी तो पीडीपी भी, ये सब मिलकर के हमारी सीटें उतनी कर देंगे, यानी 46 से ऊपर हमको ले जाएंगे और हमारी सरकार बन जाएगी। ये बात है प्रशांत जी। तो यहां पर वही जो आप कह रहे थे, यहां एक अलग राजनीति की दिशा दिखाई तो देती है, लेकिन बहुत कठिन है, यहां से बहुत मुश्किल है उस डगर पे चलना जहां पर जम्मू कश्मीर पर फिर से बीजेपी राज करने की सोचे। लगता है आपको कि अब उतना आसान होगा जैसे 2014 में, और पीडीपी का साथ मिला और सरकार में काबिज हो गए? प्रशांत जी, इस बार तो राजीव जी बहुत मुश्किल है, और खुद बीजेपी वॉकओवर दे रही है। आज जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है, या कश्मीर में 16 सीटों पर सिर्फ 8 सीटों पर बीजेपी है, उसने कैंडिडेट ही नहीं दिए, तो वो वॉकओवर दे रहे हैं। उनके पास ऐसा कोई पार्टनर नहीं है कि जो सत्ता के करीब भी पहुंच पाए। इंजीनियर राशिद 1-2 सीटों पे कहीं कोई प्रभाव छोड़ पाएंगे तो छोड़ पाएंगे, वो ऐसा कोई इक्वेशन नहीं बना पाएंगे कि वो सत्ता के आसपास हो। जम्मू कश्मीर के इलेक्शन राजीव जी मैंने पहले भी देखे हैं करीब से। जम्मू कश्मीर के आवाम जब चुनते हैं ना, तो वो इस बात को लेकर देखते हैं कि उनका रेस्ट ऑफ इंडिया से बॉन्डिंग कैसे होगी। आप देखिए कि इलेक्शन में कभी भी वो अतिवादियों को नहीं चुन रहे हैं। उन्होंने पीडीपी को चुना तो पीडीपी की बीजेपी के साथ सरकार थी, और पीडीपी तमाम मुद्दों पर वो जो उनके हार्डलाइनर मुद्दे थे उनसे पीछे हटी, और वो हार्डलाइनर मुद्दे भी महबूबा मुफ्ती की राजनीति में सामने आने के बाद आए थे। उनके पिताजी मुफ्ती मोहम्मद सईद वैसे नहीं थे, वो मुख्य धारा के राजनीतिक थे, और तो वीपी सिंह की सरकार में मिनिस्टर भी थे, कांग्रेस की सरकारों में मिनिस्टर रहे थे वो। तो मुफ्ती मोहम्मद सईद एक राष्ट्रीय नेता थे जम्मू कश्मीर से, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने एक हार्ड लाइन ली थी, और अब तीसरी जनरेशन जब आ रही है, ध्यान रखना होगा कि वहां पे भी एक इल्तिजा मुफ्ती अब आ गई, महबूबा मुफ्ती की डॉटर, और बहुत उभरता हुआ चेहरा है। उनके बहुत शानदार इंटरव्यूज जो है वो देखने को मिल रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इल्तिजा मुफ्ती हालांकि अपने पारिवारिक सीट से चुनाव लड़ रही हैं, वो भी बिजबेहरा से, लेकिन
एक उभरता हुआ चेहरा जम्मू कश्मीर की राजनीति में दिखाई देगा, जो भी जिसको कहें कि एक्सट्रीमिस्ट व्यू नहीं रख रहे। अभी तक ऐसा मैंने कोई उनका इंटरव्यू नहीं देखा जिसमें उनका कोई एक्सट्रीमिस्ट व्यू दिखाई दे। तो जम्मू कश्मीर की राजनीति में हमेशा से इस बात रही है कि रेस्ट ऑफ इंडिया से, दिल्ली से उनकी बॉन्डिंग कैसे होती है, और एक बहुत बड़ा मुद्दा वहाँ पे जो इस चुनाव में रहेगा तमाम मुद्दों के अलावा, वो रहेगा कि स्टेटहुड की बात। और स्टेटहुड की बात कोई नाक की बात नहीं है। इतना बड़ा राज्य है, उसको आपने छीन लिया स्टेटहुड। कांग्रेस ने वादा किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी सब पार्टियों ने स्टेटहुड का वादा किया है, बीजेपी के अलावा। हालांकि नरेंद्र मोदी पिछले साल जून में ही, पिछले साल के इसी साल जून में ही वो स्टेटहुड का वादा कर चुके थे, लेकिन जब मैनिफेस्टो आया तो उसमें स्टेटहुड की बात गोल कर गए। और स्टेटहुड की बात करने पर राहुल गांधी को काफी उन्होंने और उनके समर्थक मीडिया ने भी ऐसा कुछ कहा कि जैसे कि जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड की मांग या स्टेटहुड को देने का वादा कोई एंटी इंडिया बात है। अरे एक राज्य है आपका जो 15वीं सूची में है, उसको अगर फुल स्टेटहुड की बात अगर कोई नेता कर रहा है तो ये एंटी इंडिया कैसे है? ये तो प्रो इंडिया बात है। दूसरी बात की जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो नाक की बात नहीं है। फुल स्टेट की वजह से क्या होगा कि उनका गवर्नर होगा पहली बार लेफ्टिनेंट गवर्नर की जगह, और उनके मुख्यमंत्री को, चुने हुई सरकार को, चुनी हुई असेंबली को ज्यादा शक्तियां होंगी। आधे स्टेट का आप देख रहे हैं, दिल्ली में आधा स्टेट जो है वो कैसे चल रहा है। आधा स्टेट दिल्ली में चल कैसे रहा ये हम देख रहे हैं कि फाइलें मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में अटकी रहती हैं। और सफर कौन करता है? दिल्ली के नागरिक सफर करते हैं। मैं दिल्ली में वोट देता हूं तो मैं तो आधा वोट नहीं देता हूं, तो पूरा वोट देता हूं जी। कश्मीर में जो हमारे साथी वोट देने लाइनों में लगे हुए हैं, ये भी आधा ही वोट नहीं दे रहे हैं, तो पूरा वोट दे रहे हैं। तो इनको पूरा राज्य मिलना चाहिए। तो पूरा राज्य से क्षेत्र का विकास होगा, वहाँ की असेंबली को वैसी ताकत होगी जैसे कि बाकी राज्यों की असेंबलीज को है। तो इसमें कौन सी गलत बात है? तो एक बड़ी डिमांड जो है वहाँ पे ये है। बाकी बेरोजगारी बहुत है, ड्रग्स का मामला है, कश्मीर ने बहुत कुछ झेला है आतंकवाद के दौर में, और अब कश्मीरी उससे निकलना चाहते हैं। तो चाहते हैं कि बाकी भारत की तरह वहां भी विकास हो। वहां भी अभी बिजली जाती है राजीव जी, तो 8-8, 9-9 घंटे बिजली गायब होती है। बिल्कुल। आप सोचिए कश्मीर में इतना ठंड पड़ती है, आप तो ठंड में भी गए हैं वहां पे, तो वहां पे बिस्तर में भी हीटर लगाना पड़ता है। और अगर बिजली चली जाए 8-10 घंटे तो कैसे होगा? हम लोग भी जब थे, और राहुल गांधी का जब भारत जोड़ो यात्रा होगी, आपको याद होगा कि होटल में बिजली चली गई थी। बिजली चली गई थी और रात भर ठंड में ठिठुरना पड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल, वो रात याद है। रात भर नींद नहीं आई थी ठंड के कारण। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट चाहता है जम्मू कश्मीर भी। 8-8 घंटे रात को, 10-10 घंटे अगर बिजली न रहे 8 बजे के बाद, न सिर्फ वो डेवलपमेंट, दूसरी साइड आप देखिए 8 बजे के बाद बाहर निकलना भी मुश्किल होता है। दुकानें बंद हो जाती हैं, शटर्स गिर जाते हैं, और उसके बाद रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि कर्फ्यू का आलम हो। खासकर जो कश्मीर वाला पार्ट है, दक्षिणी कश्मीर, नॉर्मल जो इधर श्रीनगर और इन सब एरिया में, तो वहाँ भी ये सारी चीज़ें धीरे धीरे दुरुस्त हो, ख़त्म हो, इसकी बहुत ज़रूरत है। चलिए इस चर्चा को यही समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ, क्योंकि अब 11 बजे का वक्त है। 1 घंटे बाद ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर
लेकर आएंगे हमारे साथी समीर जी, और उसमें इस बात को और अपडेट करेंगे। उसके अलावा देश दुनिया की बहुत सारी खबरें जिसको हम समेटने की कोशिश करते हैं ब्रेकिंग न्यूज में। तो 12 बजे से फिर आप हमारे कार्यक्रम को देखिए, और इस कार्यक्रम में यही इतना ही। और 9 बजे तक के जो आंकड़े हमारे पास हैं, अब 11 बजे के दूसरे आंकड़े आएंगे, लेकिन वो अपडेट होते होते 11:30 होता है। तो 12 बजे वो आंकड़े, उन आंकड़ों के साथ समीर जी रहेंगे आपके बीच। और भी बहुत कुछ, इधर कांग्रेस पार्टी जो है वो जा चुकी है कई सारे एफआईआर, और अभी थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है। कांग्रेस भी रुकने वाली, चुप होने वाली नहीं है, वो कह रही है। और इसलिए भी क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर जो सीधे हमले हो रहे हैं और उनके ऊपर जो बातें हो रही हैं, कही जा रही हैं, नफरत फैलाने की जो कोशिश हो रही है, उसको रोकने का काम अब कांग्रेस पार्टी कर रही है, वो दिख रहा है। तो बहुत कुछ है आगे जो हम 12 बजे से जो ब्रेकिंग लेकर आएंगे उसमें। और अभी इस ब्रेकिंग न्यूज को, जिसमें हम जम्मू कश्मीर में पहले फेज की पोलिंग की बात कर रहे थे, इसको यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग जुड़े रहे, बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया समीर जी, और बहुत शुक्रिया आप तमाम साथी जो जुड़े रहे, बने रहे आप सब भी। 1 घंटे बाद फिर मुलाकात होती है, तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। नमस्कार।